अगर ये जो जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे जो एलन मस्क है, वो फेसबुक वाला बंदा है ना, जितने भी ये सो कॉल्ड बहुत बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, अगर उसका तुम, मुझे लगता है 1 मिनट भी ख़राब कर दो अगर, तो उसका ही हमको लगता है कई लाखों का नुकसान हो जाता होगा, है ना। अब मान लो जेई का पेपर है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे AM पेपर है शार्प। और कोई बच्चा जो है 9:15 पे गेट पे पहुंचता है, उसको एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी उसकी, तो गया उसका तो अटेम्प्ट। ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो आदत होती है ना 12th तक आदत होती है समय की वैल्यू ना करना। जो जो नहीं करता है वो कुछ नहीं बनता लाइफ में, वो फिर लगाता ठेला। मजाक नहीं कर रहा हूँ, या तो दुकान पे बैठ जाएगा, कपड़े बेचेगा, बर्तन बेचेगा, बट लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है वो। या तो रिक्शा चलाएगा, ऑटो चलाएगा, कोई गाड़ी चलाएगा। है ना। वैसे जो भी बच्चे समय की कीमत नहीं कर रहे हैं सब छोले बेचेंगे, छोले भटूरे के अलावा अगर कुछ ये बेच लिए, मैं भी यही हूँ भाई, मैं कोचिंग करता था ना 12th के बाद किसी चीज की, ये कुछ नहीं बनेंगे तो जितने पता हैं क्या, सब। मेरे टीचर थे एक सरदार जी, भाई जो लेट आता था उससे 100 रुपए लेता था, और फिर जितना इकट्ठा होता था रजिस्टर्स बांट देते थे सब बच्चों को, ऐसे करते थे। टाइम का बिल्कुल भी 40% वाले बच्चे इनको देखो सर। अल्टरनेटिंग करंट, अगर अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज समय के साथ बढ़ रहा है तो 5 से 7 नंबर का भी आ सकता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जब ये टॉपिक आ रहा है दिमाग में, तो क्या क्या टॉपिक, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन मोड में हम। आ नहीं रहा है क्या? नहीं, मैंने फोन तो कर दिया फिर भी अभी थोड़ा है बट मैं वो गर्म पीऊँगा। मैं गरम कर देता माइक्रोवेव। इसको माइक्रोवेव में रख नहीं दोगे? नहीं, इसको अरे माइक्रोवेव से तो ये देखो ना, तो ये मत करो, आ रहा है ना वो पानी, तभी तो इतना है, आधा है मेरे है ना, पास। अगर लगेगा तो होगा। हाँ आधा तो है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक में क्या क्या है। तो पहला टॉपिक में है इसमें आई एवरेज हाफ साइकिल, IRMS, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें फेजर डायग्राम फॉर LCR, LR, CR, LCR, है ना, फेजर डायग्राम। तीसरा आपका टॉपिक आता इसमें बनता है इंस्ट्रूमेंट, तो ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर। और भी छोटे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे पावर इन AC, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट एंड रेजोनेंस कंडीशन। तो मोटे मोटे अभी जब किसी बच्चे में का सवाल पूछा जाए कि क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा अप्रोच क्या होना चाहिए, जब कभी चैप्टर पढ़ो तो 10 मिनट निकाल कर उसके PYBQ देख लो, वो तुम्हारे लिए इन्फेक्टिव होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा जब चैप्टर पढ़ोगे तो क्या क्या आता है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखा मैंने फेजर में भर भर के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन देख लोगे फेजर पे क्वेश्चन है खूब, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फेजर पे ही है, LCR सर्किट पर। हर साल आता है, पिछले साल भी LCR पे आया था, ऐसा कोई साल नहीं जाता इस साल LCR सर्किट पे क्वेश्चन ना आए। एक बार इसको निहार लेना चाहिए। टोटल इसमें 86 क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन। शुरू करते हैं इसको। अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट एक ऐसा करंट जिसमें करंट का एम्पलीट्यूड साइनोसाइडल फॉर्म में हो और वो चेंज होता हो मैग्नेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं I मैक्सिमम, I पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, I मैक्सिमम। और ये हाफ साइकिल पे कन्वर्ट हो रहा है।
इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है वो होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और EMF का भी सेम ग्राफ होता है, वो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। फिलहाल अभी फेज डिफरेंस मैंने कुछ नहीं रखा है, फाई जो है यहाँ पे 0 रखा है, मान के चलते स्टैंडर्ड आपका ऐसा सर्किट है, रेजिस्टेंस होने वाला है। बट हाँ फेज डिफरेंस आएगा पाई का, है ना, तो कोई भी फेज डिफरेंस आ सकता है, इसमें फाई आ सकता है, इसमें फाई आ सकता है, इसमें माइनस फाई आ सकता है, उसमें माइनस फाई आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कभी आई और ई आपस में लीड करेंगे, कभी आई और ई आपस में लैग करेंगे, तो वो तो हम देख लेंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। इस सेंटर पे ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर भी देखो सिंसियरिटी कितनी ज़्यादा है बच्चों, पूरी क्लास भरी हुई है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो an alternating current is that current whose magnitude change continuously with time and direction reverse periodically in contrast to direct current, the current which flow with constant magnitude in a same direction। डीसी में क्या होगा? डीसी में ये नहीं चेंज होगा, एक सेम फेज में जाएगा स्ट्रेट लाइन, चाहे पॉजिटिव में भी सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है, बट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। जरूरी साइनोसाइडल ही हो, इसको भी हम अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये है पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होना चाहिए, है ना। इस बॉक्सी नेचर को भी हम एसी करंट का ग्राफ कह सकते हैं, ये भी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि साइनोसाइडल होता है इसलिए हम उसको बनाते हैं। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, आइए सर, इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला बनते हुए ये बन जाता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट और ई नॉट इज द पीक वैल्यू, और ये आपकी है इंटस्टेनियस वैल्यू, इंटस्टेनियस वैल्यू किसी एक समय पे दी, और ये आपकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही इसमें भी, ये आपकी पीक वैल्यू, ये आपकी इंटस्टेनियस वैल्यू। साथ ही साथ अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, क्योंकि साइनोसाइडल ग्राफ है, तो डिस्टेंस होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दैट इज 2 पाई, और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ से ओमेगा का भी फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग 2 पाई अपॉन टी, ये भी यूज करेंगे, खासकर इसको यूज करेंगे डेरिवेशन में। बोलो हाँ या ना। अगला काम है हमारा कि एक कंप्लीट साइकिल में या एवरेज करंट जो है, एवरेज करंट जो है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें साबित करना है। तो उसके लिए क्या होगा? करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज। अगर हम करंट को चार्ज को जीरो प्रूफ कर दें कि चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं उस केस में करंट जीरो हो जाएगा। तो कैसे साबित करेंगे? हमें पता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, और ये भी पता है कि I जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा आई डी टी। हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से करेंगे? जीरो से लेके टी तक। एक मान लेते हैं टी एक साइकिल है, ठीक है, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये है जीरो और ये है टी और ये है टी बाई टू। जब इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, सही जा रहा हूँ बताना, अपॉन ओमेगा जीरो से टी। तो Q इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहां पर आपका आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर ले लिया मैंने, जीरो से टी। अब ओमेगा की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी, कुछ बनाई थी 2 पाई बाई टी, वो यहां रखेंगे हम। ये हो जाएगा आपका आई नॉट ओमेगा
चाहो तो माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस कॉस 2π/t इंटू टी 0 से t। अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, t से t कट जाएगा तो माइनस कॉस 2π आ जाएगा, माइनस कॉस 2π आ जाएगा। 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस। अगर सब थोड़ा सा हमें माइनस कॉमन लगना पड़ेगा, इस माइनस को अगर हम बाहर ले लें, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं पहले से, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, तो अब जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये हो जाएगा आपका माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो नेट चार्ज क्या है 0, तो अगर नेट चार्ज 0 है तो टोटल करंट भी क्या होगा, ये हो गया आपका एवरेज करंट इन अ कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल में बस क्या करना है, t/2 उस केस में कितना आता है, तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल होता है 2/π आई नॉट। क्या होता है, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये होता है आपका 2/π आई नॉट। अब मैंने बोला था 2/π की वैल्यू याद रखना है, दैट इज 0.63 अगर मैं सब सही हो तो, क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं है, याद है सही है, ठीक है। आई आरएमएस वैल्यू होती है आपकी आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन, और √2 की वैल्यू भी याद रखनी है। ये कुछ बन जाता है हाँ 0.7 आई नॉट बनेगा 1/√2 की वैल्यू। तो अगला टास्क क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि फॉर हाफ साइकिल वाला है ना आई एवरेज, सब कुछ सेम होगा, बस इंटीग्रेशन में चेंज होगा और आई नॉट बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी माइनस 0 से t/2। इसमें भी माइनस बाहर ले लिया जाएगा और ओमेगा भी बाहर ले लेंगे, तो आई नॉट ओमेगा बाहर ले लेंगे, ये टी तो नहीं रहेगा पे, केवल ओमेगा आएगा, और अंदर हो जाएगा आपका cos ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी 0 से t/2। तो एक बार t/2 रखेंगे अपर लिमिट, तो t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा cos π। क्या बचेगा, cos π। 0 रखेंगे तो माइनस cos 0, तो ये होता है आपका -1 और ये हो जाएगा 1 केवल। cos π की वैल्यू होती है -1, ये तो टाइम पे आ गई है, हाँ 3:30 आई है, वैसे तो लेट ही है। मैंने हरनी को तो वापस भेज दिया, अब जो लेट आएगा सब वापस भेज दिया, ठीक है। टॉपिक रिपीट कराने का मत सोचना, खुद करेंगे मैं तो रिकॉर्ड कर डाल दूंगा ना। क्योंकि ग्रुप आएगा, ग्रुप को भैया डेंगू का पीएल के बैठ ओ भाई साहब, आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो माइनस माइनस हो गया, -2 है ना, -2 अब कट जाएगा तो +2, तो अगला आ गया आपका चार्ज इज इक्वल टू आ गया +2 ओमेगा, है ना। यहाँ भी रख देते हैं तो 2π नीचे आ जाएगा और 2π t कहाँ जा जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, तो जाएगा आई नॉट पाई टी। ये किसकी वैल्यू है, Q की। I होता है आपका Q/t। कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ठीक तो है, आई नॉट अपॉन पाई टी सही तो है। अच्छा टाइम पीरियड जो लेंगे वो भी हाफ साइकिल के लिए है, तो t/2, तो कल भी छूट गया था। अब ये रखेंगे हम लोग, सो आई नॉट पाई टी अपॉन t/2, t से t कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 आई नॉट अपॉन पाई, या क्या आएगा आई एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल। नेक्स्ट क्या है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन ये है, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, उसका करो पहले स्क्वायर, क्या करो, फिर उसका लो एवरेज, क्या लो, फिर लो रूट, इसी को बोलते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं, मतलब मैथमेटिकली तो यही बोलते हैं किसी भी क्वांटिटी का, कि स्क्वायर लेके फिर रूट लेना है। अगर हम इसका एसी करंट में डेफिनेशन की बात करें, ये कहता है कि अगर हम कुछ आई अमाउंट करंट भेज रहे हैं, डीसी सर्किट में,
H अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही करंट हम AC सोर्स से भेजें और उतना ही हीट प्रोड्यूस करे, तो उस अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग IRMS करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन अ सेम टाइम हैज इन सेड बाई अल्टरनेटिंग करंट इन अ हाफ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एवरेज वैल्यू पढ़ लिया मैंने, दूसरा डेफिनेशन, सॉरी माय बैड। It is defined as value of direct current which produce same heating effect in a given resistor has produced by given alternating current when passed for a same time। same time के लिए same amount of current भेजा जाए, अगर उतना ही heat produce करता है तो वो जो करंट कहलाएगा वो IRMS करंट कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये हो जाती है आपकी I नॉट अपॉन रूट टू। ERMS भी ऐसे ही हो जाएगा, E नॉट अपॉन रूट। अब इसका डेरिवेशन करना है, कर लोगे? करो, ट्राई करो, बुक पढ़ के कर लो, बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, किताब पढ़ो, किताब पढ़ लो, उसमें होंगे क्वेश्चन, ओपन करो। हो रही है DH जो कि होगी I स्क्वायर DT। ठीक है जी साहब, कृपया करके ध्यान दीजिए। तो DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R DT। ठीक है, सपोज एन अल्टरनेटिंग करंट I जो है वो किसी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका है DH। क्या? टी टाइम के लिए। तो अगर आपको टोटल हीट चाहिए होगा तो कम आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, कहाँ से लेके? 0 से T तक, 0 से T तक आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल हीट मिल जाएगा। ठीक, साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, लेट्स से आई इफेक्टिव या IRMS आपका करंट फ्लो कर रहा है, IRMS या आई इफेक्टिव, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा टोटल वो ये होगा, है ना? टोटल करंट जो प्रोड्यूस होगा आपको टोटल टाइम के लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम होगी, है ना? बस सेम अमाउंट ऑफ हीट की बात तो हो रही है, तो दोनों अगर सेम होगी तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट होगा, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो हो जाएगा IRMS फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 IRMS RT इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और वेरिएबल है यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है ना, DT, ये इंटीग्रेट हो रहा है 0 से T। अब बस समस्या ये है कि हमें इंटीग्रेंट चेंज करना पड़ेगा, है ना? इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम में, है ना? और 1/T
आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा जो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा कॉन्स्टेंट। हमें जो जिस समय के साथ जो चेंज होगा, और तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इधर आ जाएगा 1/t, जो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। ये वैल्यू आपकी यहाँ से टी यहाँ भेज दिया हमने, ठीक है। और आई स्क्वायर मतलब आपका 1/t, आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी डी टी, 0 से टी, 0 से टी 1/t। अब ये साइन स्क्वायर 2t समथिंग कुछ कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी आई नॉट स्क्वायर 0 से टी, 0 से टी। अब यहां से थोड़ा सा मैथ लगाओ और इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या क्या बन रहा है। मान लो जिज्ञासा तुम साल भर पढ़ो बहुत मेहनत से, कल तुम्हारा पेपर है, आज तुम बीमार हो जाओ, और इतना बीमार हो जाओ कि तुम पेपर देने नहीं जा पाओ, ये सिचुएशन कैसी है? इन कंपार्टमेंट, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होना, क्या करना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन ना आए? यानी पेपर के 1 महीने पहले डाइट पे काम करना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं रात भर पढ़ते हैं, कुछ लोगों का स्लीप साइकिल होता है 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर सुबह उठते हैं 11 बजे या 12 बजे, है ना। मान लो वो बच्चों का स्लीप साइकिल वही बना रहा है, बट पेपर के लिए वो जल्दी जग गए, पढ़े 2 बजे तक, फिर 7 बजे जग गए। उन्होंने सोचा कॉफ़ी पी लेंगे, नींद थोड़ी ना आएगी। लेकिन क्या जब बच्चा पेपर में बैठेगा तो क्या उसका 100% दिमाग एक्टिव रहेगा? नहीं, वो पक्का 70% और 60% पर रहेगा अपने दिमाग के। तो ऐसी बहुत सारी गलती है जिसको पता भी नहीं होगा, वो कराएगा अनजाने में। उसको तो लग तो रहा होगा कि यार मैंने बहुत अच्छा किया है, पेपर तो मेरा बहुत बेस्ट गया है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता गलती क्या कर रहा है। वो तो वहाँ चेक होने के बाद समझ आएगा कि गलती क्या कर रहा है वो। तो पेपर के 1 महीने पहले, 21 दिन पहले स्लीप साइकिल, फूड साइकिल, ऐसी कोई चीज़ मत खाओ। हुआ क्या, एक बच्चे का मैथ्स का प्री-बोर्ड है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, विकास सर भी पढ़ाते हैं, विकास सर को पढ़ाते हैं। उस बच्चे को सीवियर फीवर हो गया कल, और आज पेपर है, तो नहीं क्या देने, ये तो चलो प्री बोर्ड है, स्कूल है, समझ सकता है। अगर यही बोर्ड होता तो अच्छा, ऐसा भी नहीं फीवर अपने आप से आ गया, बच्चा भी महान, एक दिन पहले से रात मौसम बदल रहा है, ठंडी चीज़ें खा रहा है, कुछ भी खा रहा है जिससे बीमार पड़ सकता है इंसान। तो पहले तो सर्दी हुई, टॉन्सिल हुआ, फिर फीवर हुआ, अचानक से नहीं हुआ। तो कम से कम हेल्थ का तो अपना ख्याल रखो। ये इसकी वैल्यू समझते नहीं। मेरी बहन है तो उसके इस बार नीट में 580 स्कोर आया था, 3 साल हो गए उसको तैयारी करते हुए। मैंने कहा ये 3 साल से पढ़ रही हो, तुम्हारा नंबर नहीं पढ़ रहा है, क्या फ़ायदा, पिछले साल भी इतना ही था, इस साल भी इतना ही है, हो क्या रहा है ऐसे? तो कुछ तो फंडामेंटल गलती होगी, बताओ मुझे। कह रही जिस दिन पेपर था उस दिन इतनी तबीयत खराब थी कि चक्कर आ गया सुबह ही मेरे को। मैंने कहा ये तो तुमने बता दिया, घर वाले समझ लिए, सिंपैथी दिखा लिया, अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला बीमार पड़ गया। समाज को बता पाओगे? अपने साल को बचा पाओगे? तो साल तो गया तुम्हारा, 1 साल और ड्रॉप लोगे। और क्या भरोसा अगला साल जिस दिन तुम पेपर दो वो दिन अच्छा हो तुम्हारा। मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो। मेरे साथ पढ़ता था हेमंत नाम का एक बच्चा, 10th की बात है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट वो उतना ज़्यादा बदमाश टाइप का भी था, लड़ाई वड़ाई करना, मारपीट करना। पापा आर्मी में थे, डिसिप्लिन एकदम। घर से निकला पेपर के लिए, पहुंचा ही नहीं, 1-1.5 घंटे तक नहीं पहुंचा। वो तो पापा अच्छे थे कि हमेशा ट्रैक करते रहते थे, अगर पापा भी उस दिन नहीं ट्रैक करते, आज तक नहीं पता चला मुझे कहानी क्या है। लगभग 1.5 घंटे बाद उसके पापा उसको अपने हाथ में लेके आए, इतना पीटा था वो, उसको मारे थे लोग।
कुछ लोगों ने कहा एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने कहा मार दिया, बट ब्लीडिंग करते हुए पेपर दिया वो, जिस तरह से वो तो पास हुआ। इतना भी, इतना ज़्यादा मतलब इमेच्योर बच्चे होते हैं, और ये एज का ही फैक्टर है कि समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। इसको इंटीग्रेट करो, कुछ तो होगी समस्या। अब तो मेरे को 15 साल पहले कहानी है। इसको इंटीग्रेट करो, है ना, इसको करोगे तो टी बन जाएगा, है ना। इसको कुछ इंटीग्रल टू बाहर ले लेना, कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन देखो तुम लोग सीख चुके हो मैथ्स में, तो ये कुछ इंटीग्रेट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, साइन 0। पता, मैं कभी भी ना मोटिवेशन में बिलीव नहीं रखता, मैं मन भी नहीं करता किसी बच्चे को मोटिवेशन दूँ, है ना, कोई फायदा थोड़ी ना है। लेकिन बच्चे वैल्यू नहीं कर रहे टाइम की, और वो एक ही बार उनको पता चलेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। आज के बच्चों को फर्क तो नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं, कोई कैरियर ओरिएंटेड नहीं है। टी आ रहा है ना, तो हाँ अभी कटेगा एक्चुअली। मैं 1/t सबके साथ था ना जो छूटते गया है, वो मैंने लिया नहीं ना, वो बुक के हिसाब से लिखा है। ये 1/2 कैंटोनी, ये तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, ये जो आंसर है ये तो इंटीग्रेशन का, तो 1/t चल रहा है सबके साथ, ये कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये तो था आपका उसका वैल्यू, ठीक है। अब आते हम लोग अगली टारगेट पे, दैट इज फेजर, है ना। फेजर क्या है? अब देखो, ये जो वेव है, इस वेव को वेक्टरली रिप्रेजेंट करना, अगर हमें कुछ ऐसा टूल मिल जाए जिससे हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके समझा पाए, है ना, कि चलो ये तो एक वेव, पहला वेव है, वेव नंबर 1, एक दूसरा वेव आ गया, वेव 2। मैंने कहा इन दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है, मुझे क्या पता, कैसे दिखाऊंगा मैं। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई, बोला गया फेजर डायग्राम। इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर, इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर। मान लो ये आपका करंट का वेव डायग्राम है, ये ईएमएफ का है, और मैंने कहा दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो है 0। तो एक ऐसी टूल बना
diagram that represent alternating current and voltage of same frequency has a rotating vector that is phasor along with proper phase angle between them is called phasor diagram, है ना। अब मेरा iPad रुक रहा है, anyway, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम है, सर्कल पार्ट में रोटेट कर रहा है ना, इसलिए। इसकी बैटरी ड्रेन ना होती ना तो ये कनेक्ट हो जाता है इससे, बट ये 1 घंटे के अंदर ये मर जाता है, ये समस्या है। बैटरी बहुत तेज ड्रेन होती है उसकी। तो ये कुछ कहानी है। अब हमें रेजिस्टेंस वाला हो गया, 3 देख लो। अगला है इंडक्टेंस, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो यहाँ पे लेंस लॉ हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा मैं पढ़ा दूंगा, EMI में पढ़ा हुआ है कि इसमें जो इंड्यूस EMF क्रिएट होता है E इज इक्वल टू इंडक्टेंस अपॉन di/dt। अगर EMI नहीं पढ़ा है तो इस बात को अभी के लिए फिलहाल याद कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, लेंस लॉ ने कहा था कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस EMF जो जनरेट हो रहा है वो अपोज करता है उसको, है ना, जनरेट होने से अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इंडक्टेंस ए अल्टरनेटिंग करंट कंटेन ऑफ इंडक्टेंस। इसमें एक चीज आएगी, जैसे उसमें जो रेजिस्टेंस था इसमें आपका आता है XL, है ना, XL है ना, इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/ωL होती है, केवल ωL होती है, ωL होती है, ωL होती है। इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो I इज इक्वल टू I0 साइन ωt माइनस π/2, यानी कि करंट जो है वो लैग करता है, करंट जो है लैग करता है। देखो अगर सिलेबस पढ़ोगे ना, सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, उसमें ना इसमें जो ये जो डेरिवेशन है ना इसको मना किया है, लेकिन ये डेरिवेशन जो मना किया है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्यों मना पढ़ना है? क्योंकि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे वो अगर आप ये डेरिवेशन नहीं समझे हो तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, ठीक है, ये वाली बातें। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो ये पढ़ाया है, ये है आपका, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो EMF इज इक्वल टू हो गया E इज इक्वल टू L di/dt, E हो गया आपका E0 साइन ωt। तो यहाँ से हमने DI का इक्वेशन बना लिया, टोटल करंट के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर माइनस साइन आया। दूसरी बात यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हैज द अप्लाइड EMF इज साइनोसाइडल, we expect the current also be sinusoidal, thus the average current I must be 0 over time period. Now the average current cos ωt is 0 over time period, hence integration constant in above equation must be 0। अब cos ω2 को हमने बदल लिया साइन के फॉर्म में, क्योंकि हमें साइनोसाइडल दिखाना है, तो π/2 माइनस ωt हो गया, तो ऐसे शिफ्ट करके आपका यहाँ पर आ गया I इज इक्वल टू I0 साइन ωt माइनस π/2। ये सब कुछ पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर हो चुका है, मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। तो I इज इक्वल टू, उस समय हमारे भाई साहब पढ़े होंगे, आज नहीं आए हैं, तो भी पढ़ी थी साइन, तो I0 साइन ωt आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज सेम हैज रेजिस्टेंस इन अ रेजिस्टेंस सर्किट, ये भी अपोज करता है ना। तो इसकी वैल्यू होती है ωL, कितनी होती है? ωL, ωL यहाँ से कंपेयर किया गया, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस, तो ωL यहाँ से कंपेयर कर लिया गया। ये जो I0 की वैल्यू आई है ना, I0 की वैल्यू है E0 अपॉन ωL, तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते थे, यहाँ पे हमने XL लिख दिया, क्या लिख दिया? XL लिख दिया, इज अ लाइक अ रेजिस्टेंस। एक चीज समझने वाली बात यह है कि XL इज इक्वल टू है ωL, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2πfL। यहाँ से समझ आया कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक में यूनिवर्सली आएगा, ये जानने वाली बात है कि अल्टरनेटिंग करंट में, इंडक्टेंस में अगर आपका सर्किट है तो जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे। DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसलिए उसका XL भी क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद आपके पास RMS की ये कुछ वैल्यू है, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, फॉर्मूले बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है,
दिख भी नहीं रहा क्योंकि हाईलाइट हो गया है ना। तो ये है आई नॉट अपन, मैं लिख देता हूँ, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट रूट टू, ठीक है, इस जगह ओमेगा नॉट ई नॉट ओमेगा एल रूट टू, ठीक है, ओमेगा नॉट रूट टू, और इसको चेंज करेंगे तो जगह ई आर एम एस ओमेगा एल, और एक और है ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। इतने सारे फॉर्मूले छोटे छोटे कन्वर्ट हुए। फेजर, इसका फेजर लैग कर रहा है ना, लैग कर रहा है ना, तो नीचे की तरफ जाएगा। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ है, ये उससे थोड़ा नीचे शुरू हो रहा है, मतलब साइकिल देखो कंप्लीट, ये अपनी एक कंप्लीट 2 पाई पे किया है, तो ये कंप्लीट अपने 3 पाई पे किया है, पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है ना, है ना। तो दोनों बनाने आना चाहिए। तो देखो जैसे मैं इसको कट पेस्ट निकालता हूँ यहाँ से, बनाने का टाइम बचेगा मेरा। अच्छा, फेजर बनाते समय कुछ बातें और भी ध्यान देना होता है जो बच्चे नहीं देते, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप ये देखो, ये तो आपने बता दें कि 9/2 से ये कितने ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ओमेगा टी से। ये नहीं बनाते हैं बच्चे, ये ध्यान देना, क्योंकि अभी जब एलसीआर सर्किट में आएंगे तो उसमें एंगल बहुत सारे आते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखो ईएमएफ जो है ये अपनी एक कंप्लीट साइकिल 2 पाई में कर रहा है, अपने कंप्लीट साइकिल 2 पाई में कर रहा है, यानी इसने एक साइकिल लेंथ जो है वो 2 पाई डिस्टेंस में ट्रेवल कर लिया। इसने जो है एक कंप्लीट साइकिल जो है अभी आगे चल के आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, या यूँ समझ लो ये पहले ही पहुँच गया और ये अभी पहुँचा नहीं था। कितने का गैप था? पाई/2 का, पाई/2 का था, तो पाई/2 का गैप है तो डाउनवर्ड स्लोप हो गया। द फेजर E, that is EMF, make an angle omega t with x-axis in an anti-clockwise direction, has the current lag behind the EMF in phase by pi/2. So the current phasor I make an angle pi/2 radian with the phasor of E in a clockwise direction. अगला है आपका कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर में लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है pi/2 से, और ये पलट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटर एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सीबीएसई ने क्लियर कट कहा है, इसलिए मैंने आपको सिलेबस भेजा है, व्हाट्सएप चेक करना, सिलेबस भेजा है मैंने, और उसी सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिखा भी है आने से पहले। उसमें केवल फेजर ओनली लिखा है, लेकिन हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें पता नहीं कहाँ यूज़ पड़े, वो हमें आइडिया नहीं था, हमें सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो इसने ना ऐसे लिखा है, केवल फेजर लिखा है, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए। आप एक बार सिलेबस की देख लेना, ग्रुप पे फिर अपलोड कर दिया मैंने, पढ़ने से पहले हमें सिलेबस देख लेना चाहिए। तो कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटर ओनली में आपका देखने वाली बात ये है, यहाँ पे कुछ बातें लिखा है मैंने यहाँ पे, ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स द कैपेसिटर गेट चार्ज एंड इन वन डायरेक्शन द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड अनदर इन अदर हाफ साइकिल में डिस्चार्ज। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। Again and so on, as a result there is a continuous through alternating current in the capacitor provide easy path for AC। अब इसका डेरिवेशन है ये किसका? I नॉट का, किसका? I नॉट का। शुरुआत हमेशा EMF से ही करेंगे, EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद फटाफट यहीं से हम कर लेते हैं, तो V आपका वोल्टेज होता है आपका यहाँ पर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? वो सेम होगा जो अप्लाइड पोटेंशियल, क्योंकि हाफ साइकिल पर डिस्चार्ज और चार्ज हो रहा है। वोल्ट V होता है Q अपॉन C, कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू V, V की जगह रख देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी। I क्या होता है? DQ बाई DT, DQ बाई DT, Q को यहाँ रख देंगे तो यह हो जाएगा I ओमेगा C, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें करंट को किस में कन्वर्ट करना है? साइन के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो यहाँ से हमारा आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू, जहां पर आपका आई नॉट किसके बराबर है? ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा टी सी ई नॉट। इसको और अच्छे से करें, इसको 1 अपॉन भेज दें, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन
तो वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ये भी हैज अ रेजिस्टेंस है, तो ये बिहेव करेगा एक्ससी, और एक्ससी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ये रहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से समझ आया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपका एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एफ सी, तो यहाँ समझ आया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, किसके, एक्सएल क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो ये एक्ससी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और वहीं पे इसलिए फिर करंट नहीं फ्लो करने देगा वो, है ना, अगर एक्ससी इनफाइनाइट होगी तो करंट तो बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा, यानी कि डीसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, जो आपके पास इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा तो, जबकि इसमें क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग में फ्लो करने देगा, अल्टरनेटिंग में फ्लो करने देगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए, नहीं तो चर्चा करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज आपको जो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको पता होनी चाहिए कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसके बाद आप IRMS के कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं, तो IRMS इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट हमारा है ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी रूट टू, ठीक है, तो इसकी जगह IRMS रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक और फॉर्मूला बन गया ERMS इज इक्वल टू XC। ये आपके IRMS के 3-4 फॉर्मूले बन गए छोटे छोटे ये वाले, ठीक है, IRMS का ही सारा फॉर्मूला है। एक तो पता था, 2 3 4, 4 और जुड़ गए, 4 पहले थे, तो 8 और 9 फॉर्मूले हो गए आपके IRMS के टोटल। वैसे फॉर्मूला सब दिया होता है यहाँ पर, अब बना लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे देखो 11th क्वेश्चन देखो फॉर्मूला बेस्ड, 10th क्वेश्चन देखो NCERT का फॉर्मूला बेस्ड, 9th क्वेश्चन देखो फॉर्मूला बेस्ड, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, 9th 10th है ना, 9th देखो यहाँ से लगे हाथ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखो 9th है, 10, 11, 12, दोनों तीनों ही क्वेश्चन कैसे, चारों ही क्वेश्चन कैसे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट स्कैन कर लो हो जाएगा, है ना, बताओ कितने परसेंट का, 4.5 ना। अब हमें, अरे यार इसको मैं कैसे बताऊँ, मेरी क्लासेस रहती हैं भाई, फेजर में ये लीड करेगा, क्या करेगा, लीड करेगा, ये रहा इसका, कहाँ चला गया फेजर, काट दिया क्या मैंने, ये रहा फेजर, ये इसका फेजर है, लीड करेगा ये। और जब भी फेजर बनाए तो कुछ बातें ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है फिर बता देता हूं मैं। जब आप फेजर बना रहे हो तो बात ध्यान क्या रखनी है, ये ओमेगा से ये वाली एंगल है इसके लिए, और ये आई जो है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब अगर यहाँ से जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, है ना, ये इसका फेजर है। ये जरूर पढ़ लिया करना, ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कंपेयरिंग द रिलेशन वगैरह विद द ओमिक रिलेशन, फाइंड द फैक्टर वगैरह वगैरह, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम, ये सारी बातें बता रखा है मैंने, ठीक है। इसमें कुछ लिखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो सकता है AC वर्सेस एंड DC, नोट करके बनाया क्योंकि किसी में आया होगा किसी चीज़ में जरूर, तो वहाँ से पॉइंट बनाए। और इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस कैन नॉट रिड्यूस DC, इट कैन रिड्यूस ओनली AC। कैपेसिटेंस ब्लॉक DC करंट बट अलाउ AC करंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अभी देखो इनफाइनाइट थी, रेजिस्टेंस हो गई बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये 2 बात मैंने कहीं से लिखा होगा, ये जरूर किसी ना किसी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने नोट करके बनाया। तो सर रिड्यूस का क्या मतलब होगा, रिड्यूस करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को कम कर दिया, मतलब जितना भेजना चाह रहे थे उससे कम भेजा। यहाँ पे भी कुछ लिखा, सेकंड पॉइंट, दो द आर अल्टरनेटिंग करंट इज इन फेज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दो L अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड, तो उसी बात को है, फेजर का ही सारी बातें लिखी हुई है। अगला है आपका
अच्छा अब दो दो का आ जाएगा, एल आर, दूसरा एल आर के बाद एल एंड आर। देखो हमेशा आर रहेगा ही, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ करना है, वो कंपेयर होगा। तो इसमें इम्पिडेंस आएगा, क्या आएगा, इम्पिडेंस आएगा, सी आर सर्किट, और उसके बाद आपका होगा एल सी आर सर्किट। अच्छा ये भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अगर बच्चे नहीं आते तो उनका एक कर्तव्य ये भी नहीं है कि हम क्यों नहीं आ रहे, ये भी नहीं बताते हैं। जी की साहब नहीं बताती है, अरे नहीं, आर्या को रत्ती भर फर्क नहीं है कि मैं बता दूँ सर, ये आर्या की खुद किस्मती है कि कम बैच में पढ़ रहा हूँ, जहाँ होते 50 बच्चे पूछते भी नहीं, और वो दिन आएगा तो ज़रूर 50 बच्चे होंगे मेरे पास। अगले साल तो सोच रहा हूँ फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है बैचेस के, 2-4 बच्चे अब नहीं पढ़ाऊँगा। मैं भी प्रोफेशनल बनूँ ना, जाऊँ पढ़ाऊँ चलाऊँ, बाकी मैनेजमेंट देखे कौन बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फ़ोन करता रहे। सिद्धांता में एक मैनेजमेंट बैठा हुआ है, फ़ोन करता रहते हैं बच्चे, अब बच्चा नहीं है, ट्रैक रखते हैं टेस्ट का। आज भी टेस्ट चल रहा है वहाँ पे, मैंने बताया था शेड्यूल के हिसाब से, वहाँ कभी मिस नहीं होता है टेस्ट। आज पेपर भेज चुका हूँ, वही जो 4 चैप्टर तुम लोग को लिखा है, 5 चैप्टर, वही वहाँ पे गया है। आज 16 तारीख है, कल नहीं हुआ था तो आज हो रहा है 16 तारीख। एनीवे सो यहाँ फिजिक्स की कक्षा ये रोक रहे हैं। अगली क्लास में एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट, मतलब कल क्लास है, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। तो कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है इसके साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ आपके बुक ग्रुप पे अपलोड कर दी गई ना 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन अपलोड कर दी गई है ग्रुप पे, उसको करो, ये मस्ट है करना। 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन मस्ट है करना। अगर मैं बोलूँ अभी कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आज के नॉलेज के अनुसार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट चले तब ना मोबाइल में मेरा भी एक पेशेंस एक दिन फटेगा। अरे यार 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या खुल रहा है इसमें। 7 चैप्टर के हिसाब से पहला तो हो ही गया कि हम पहला कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, सब लिख लेना, 9 कर सकते हैं, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 11 11 11 11 11 11 11 11 19 कर सकते हैं, 18 एंड 19 कर सकते हैं। आज की कक्षा के अनुसार बता रहा हूँ मैं, 23rd तो नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, उसमें एक पार्ट कर सकते थे। 23rd नहीं कर सकते अभी 25 भी नहीं कर सकते। 26 कर सकते हैं, 26 के बाद बाकी बार अपने मुझसे भी देख लेना। 76 है, 76 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 81 कर सकते हैं, 82 कर सकते हैं, 77 कर सकते हैं, 78 कर सकते हैं। बाकी एक बार अपने हिसाब से भी देख लेना, ये तो मैंने देख लिया। इतने क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे MCQ हैं एक्चुअली, इतने क्वेश्चन आप अभी फ़िलहाल हैंड आउट से कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। तो यहीं पे हम समाप्त करते रखते हैं अपनी कक्षा को, और अल्टरनेटिंग करंट कल ख़त्म हो जाएगा। कल की टाइमिंग आपको अपलोड कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। तुम्हारा जो क्लास होगा मैडम का मुझे बता देना पहले, तो टाइमिंग तो होगी ना उसकी, तो वो टाइमिंग बता देना ताकि हम उस टाइमिंग पे ना रखें, उसके बाद रखें या उसके पहले रखें।